Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पॉलिटी की क्लास चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में जैसा कि आपको पता है हमने इससे पहले वाली क्लास में लोकतंत्र के कुछ आधार स्तंभ जो है, कुछ बेसिक पिलर्स जो है जिनके ऊपर लोकतंत्र हमारा टिका हुआ है, उनके बारे में हमने देखा था। और हमने देखा कि लोकतंत्र के कुल 4 आधार स्तंभ है, कुल 4 जो है इम्पोर्टेंट आधार स्तंभ है, कुछ जो 4 पिलर्स है जिनके ऊपर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। उसमें हमने देखा सबसे पहला हमारा था न्यायपालिका, दूसरा था हमारा निर्वाचन आयोग। तो अगर बात करें न्यायपालिका की तो मैंने आपको बताया ना, न्यायपालिका अथवा निर्वाचन आयोग लो या फिर आप CAG लो या आप लो UPSC, ये 4 हमने आधार स्तंभ देखे थे। और इन चारों का अगर बात करें तो मैंने कहा था इनका जो कार्य होता है वह हमेशा कैसा होता है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। ध्यान रखें, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग माना कि संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, उनके जो अधिनियम बने हुए, जो कानून बने हुए उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब क्या एक योग्य व्यक्ति चुना जाएगा? ऐसी कंडीशन में योग्य व्यक्ति नहीं चुना जाता है। तो हमेशा ये जो संस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग है, न्यायपालिका है, CAG है और UPSC, ये संस्थाएं निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं। किस रूप से? निष्पक्ष रूप से, किसी का भी पक्ष नहीं लेती और स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। क्लियर? तो इसीलिए इन्हें लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा गया है, जिनके ऊपर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो इससे पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने लोकतंत्र के आधार स्तंभों में न्यायपालिका हमने अलग से देख लिया था, पूरा पोर्शन न्यायपालिका का। उसके बाद इससे पहले वाली क्लास में हमने जो लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ जो है, जिसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, उस निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया। और उस क्लास में हमने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम लोकतंत्र के तीसरे आधार स्तंभ, जिसे हमने CAG कहा था, उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले CAG की, कि CAG होता क्या है। तो CAG की फुल फॉर्म तो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब बात करते हैं सबसे पहले कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं और ये कौन होता है। तो जैसा कि आपको पता है, सरकार जनता द्वारा विभिन्न प्रकार के कर एकत्रित करती है। सरकार क्या करती है? जनता द्वारा विभिन्न प्रकार के कर एकत्रित करती है और उससे सरकार के राजस्व में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। तो सरकार के पास एक बहुत सारी धनराशि इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित होती है ना, और उस राशि का उपयोग सरकार देश के सार्वजनिक कल्याण के लिए और देश के लिए उपयोग करती है उस राशि का, है ना। तो जो पैसा जो इकट्ठा होता है, उस पैसे का पूरा हिसाब किताब रखना, अर्थात जो पैसा इकट्ठा हुआ है वह पैसा सरकार खर्च करेगी तो कहाँ खर्च किया, कितना रुपए खर्च किए और किस उपयोग के, किस उद्देश्य के लिए खर्च किया, क्या वह उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए पैसा खर्च हुआ वह उस उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति हुई या नहीं हुई। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो पैसा सरकार के पास है, जो सरकार के पास राजस्व है, उस राजस्व की पूरी देखरेख करना, उस राजस्व का पूरा हिसाब किताब रखना और उस हिसाब किताब की भी पूरी क्या करना, जांच करना, यह कार्य एक व्यक्ति करता है। उस हिसाब किताब की, राजस्व की पूरा जांच करना, उसका पूरा हिसाब किताब रखना, उसका पूरा लेखा जोखा रखना। क्लियर? और उस लेखा जोखा रखा हुआ है सरकार द्वारा, उसकी भी पूरी क्या करना, जांच करना। यह कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और वह व्यक्ति कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। क्या होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका कार्य क्या है? सरकार के जो हिस्सा राजस्व है, उस राजस्व का लेखा जोखा रखना और उस लेखे जोखे की भी क्या करना, पुनः जांच करना, अर्थात उसकी अकाउंटिंग रखना और उसकी ऑडिटिंग करना, जांच करना, उस लेखे जोखे का हिसाब रखना। यह जो कार्य है एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और वह व्यक्ति होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जिसे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात CAG कहा जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में। इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। कहाँ किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 148 में 148 में किया गया है और उसमें कहा गया है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद होगा। अर्थात अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। बात करते हैं इसी के बारे में सबसे पहले कि इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होगा उसके लिए क्या क्या योग्यता होगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, कौन व्यक्ति जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन सकता है।
तो सबसे पहली योग्यता है कि इस पद की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। सबसे पहली बात कि इस पद की जो योग्यता है उसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो संविधान में उल्लेख नहीं है तो फिर योग्यता कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसकी योग्यता का निर्धारण जो है संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। और संसद ने कानून क्या बनाया कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति होगा, किसका? भारतीय प्रशासनिक सेवा का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। देखो, इस पद की योग्यता जो है उस योग्यता का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन संविधान में इसकी योग्यता के उल्लेख योग्यता जो है उसका निर्धारण जो है संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। और संसद ने योग्यता का निर्धारित की कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है अर्थात जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसका जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखी इसकी योग्यता क्या होती है। योग्यता के बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी नियुक्ति कौन करता है? हमने देखा कि यह व्यक्ति जो होता है भारत के क्या करता है? भारत का जो राजस्व है, भारत का जो धन है, उस धन की क्या करता है? निगरानी करता है। उस धन का लेखा जोखा रखता है, उस लेखे जोखे का हिसाब रखता है और प्रत्येक चीज़ को बारीकी से जांचता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सबसे पहले तो इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात क्लियर। अब इनकी नियुक्ति के संबंध में समय राष्ट्रपति क्या करता है? वारंट या अधिपत्र जारी करता है। अर्थात राष्ट्रपति एक ऐसा पत्र जारी करता है, एक ऐसा नोटिस अर्थात अथवा ऑर्डर जारी करता है। किसके लिए? इनकी नियुक्ति के लिए। कि ऑर्डर जारी करके उसमें लिखता है कि इस व्यक्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत का जो राष्ट्रपति है कुछ पद के लिए ही वारंट अथवा अधिपत्र जारी करता है। वह कौन कौन से पद हैं? तो देखिए, सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और राज्यपाल। देखो, वारंट किसके लिए जारी करता है, समझा रहा हूँ बात को। अर्थात वारंट यानी एक नोटिस जारी होता है और उस नोटिस के थ्रू किसी व्यक्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाता है। तो यह नोटिस या तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पद है उसके लिए जारी होता है, या भारत के अन्य जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के राज्यपालों के लिए ये वारंट अथवा अधिपत्र जारी होता है। और तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए ही नोटिस अथवा ये वारंट जो है वह जारी होता है। ध्यान रखें इस बात का, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके संबंध में वारंट अथवा अधिपत्र जारी करता है। क्लियर। तो आपको कुछ ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तो वह सही है। इसके अलावा और कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा तब भी राष्ट्रपति महोदय वारंट जारी करते हैं, और जब विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तब भी वारंट अथवा अधिपत्र जारी किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता क्या है। क्लियर। उसके बाद हमने देखा उनकी पद के लिए योग्यता क्या है, और उसके बाद देखा हमने इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। बात करते हैं इनकी शपथ की। तो देखिए, सबसे पहले इनकी नियुक्ति किसने की? मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की, लेकिन नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। तो इनको शपथ भी कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, पहली चीज। अब किसी व्यक्ति को हमने भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया, अर्थात CAG के रूप में नियुक्त कर दिया, तो उसका कार्यकाल कितने समय के लिए होगा? तो जो CAG है उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जिसके लिए या तो 6 वर्ष के लिए होगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक? तो देखें कि माना किसी व्यक्ति को भारत का CAG बनाया गया है और उनकी आयु 55 वर्ष है। कितनी है? 55 वर्ष। तो वह कितने समय के लिए कार्य करेंगे? 6 वर्ष के लिए कार्य करेंगे। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को भारत का CAG नियुक्त किया जाता है और उनकी आयु माना 62 ईयर्स है, 62 वर्ष है, तब वह कितने समय के लिए कार्य करेंगे? तब वह उनकी 65 वर्ष की आयु होने तक ही कार्य करेंगे, वह 6 वर्ष तक कार्य नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो जो दोनों में से पहले लागू होती है वह यहाँ पर लागू होगी, अप्लाई होगी। बात कर ली हमने शपथ की। शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कार्यकाल हमने देखा 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। कार्यकाल के बाद बात करेंगे जो CAG होता है भारत का, उसके क्या क्या कार्य हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारा मामला समझ में आ जाएगा कि CAG होता क्या है। सबसे पहला इसका कार्य है अनुच्छेद 149
149 के अनुसार संविधान लागू होने से वर्ष 1976 तक, कब तक? वर्ष 1976 तक, 1950 से 1976 तक इसके कार्य क्या था उसका उल्लेख कर रहा हूं मैं। ये कार्य क्या क्या, ये क्या क्या कार्य करता है। तो 1950 से 1976 तक यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं, सीएजी, यह सीएजी 1950 से 76 तक सरकार के लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों कार्य करते थे। अर्थात जब 1950 में इसका पद बनाया गया है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, सीएजी का पद 1950 में बनाया गया, और 1950 से 76 तक ये दो कार्य करता था सरकार की। दो कार्य कौन से? पहला काम था इसका लेखांकन का, क्या कार्य करता था? लेखांकन का। और दूसरा कार्य था इसका लेखा परीक्षण का। लेखांकन को तो हम अकाउंटिंग कहते हैं और लेखा परीक्षण को हम ऑडिटिंग कहते हैं। ये दो कार्य कब तक करता था? 1976 तक। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, भारत की सरकार के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं कि लेखांकन क्या होता है और लेखा परीक्षण होता क्या। एग्जाम्पल से समझे सबसे पहले कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ रुपए दिए किसी काम के लिए। माना आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, 7,000 रुपये कुछ रुपये दिए, और आपने वो पैसे लिए और कुछ समय बाद वो पैसे खर्च हो गए, तो आप क्या करेंगे? उस पैसे का पूरा हिसाब किताब दोगे कि मैंने इतने रुपए यहाँ खर्च किए, इतने रुपए यहाँ खर्च किए। तो उस पैसे का पूरा जो हिसाब किताब होता है, उस हिसाब किताब को तो कहा जाता है लेखांकन। क्या कहा जाता है? लेखांकन। देखें आप, सबसे पहले लेखांकन, जो धन या पैसा दिया गया है उसका पूरा हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर? बात करते हैं लेखा परीक्षण की। क्या आपने क्या किया? जो हिसाब किताब दिया, उस हिसाब किताब की वापस अपने पेरेंट्स हम क्या करते हैं? उसको चेक करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं? उस हिसाब किताब को चेक करते हैं कि माना आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे पढ़ाई के लिए दिए, तो वो चेक करते हैं कि क्या यह पैसा पढ़ाई के लिए ही खर्च हुआ है या किसी और कार्य के लिए खर्च हुआ है। तो उसकी पूरी क्या करना? जांच करना। अर्थात जो पैसा आपने खर्च किया, जो हिसाब किताब आपने पेरेंट्स को दिया, उस हिसाब किताब की भी क्या करना? पुनः जांच करना। वह कहलाता है लेखा परीक्षण। क्या कहलाता है? लेखा परीक्षण। देखें आप, लेखा परीक्षण, इसको इंग्लिश में हम ऑडिटिंग कहते हैं, कि पैसा जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था उसमें खर्च हुआ या नहीं। अर्थात जिस टारगेट के लिए, जिस कार्य के लिए आपने पैसा दिया, उस कार्य के लिए वो पैसा खर्च हुआ या नहीं, पहली चीज उसकी जांच करना। दूसरा, खर्च के दौरान मितव्ययिता के सिद्धांत का प्रयोग किया या नहीं, यह देखना कि जो आपने पैसा खर्च किया था वह उस टारगेट के लिए खर्च किया या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आपने पैसा खर्च किया तब आपने मितव्ययिता का सिद्धांत अपनाया या नहीं अपनाया, अर्थात आपने वहां पर कम से कम खर्च किया या नहीं किया। इस चीज की भी क्या करना? जांच करना। तो यह जो कार्य होता है वह कहलाता है लेखा परीक्षण। क्या कहलाता है? लेखा परीक्षण। तो हमारा जो सीएजी है, भारत का जो सीएजी है, वह क्या करता है कि वह 1950 से 1976 तक, 1976 तक लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता था। देखो, पहले तो वो क्या करता कि जो हिसाब किताब पूरा बनाता, जितना पैसा है खर्च हुआ है या जितना पैसा बचा हुआ है उसको क्या करता? पूरा हिसाब किताब रखता। और वह व्यक्ति स्वयं ही उस हिसाब किताब की वापस क्या करता? जांच करता। खुद ही पैसा हिसाब किताब बनाता और खुद ही उस हिसाब किताब की क्या करता? जांच करता। तो एक बात जरा सोचिए कि यही कार्य आपको दिया जाए, आप हिसाब किताब बनाओ और आप ही उस हिसाब किताब की जांच करो, तो क्या उसमें निष्पक्षता होगी? क्या उसमें निष्पक्षता होगी? क्योंकि हम स्वयं के बारे में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं ना। तो वहाँ जो मामला आ रहा था वो निष्पक्ष नहीं हुआ। तो 1976 में क्या किया गया कि जनता ने विरोध किया, हमारी संसद ने विरोध किया, और संसद ने कहा कि जो लेखांकन का कार्य, अकाउंटिंग का और लेखा परीक्षण का कार्य, इन दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को तो आप लेखांकन का कार्य सौंप दें और दूसरे एक व्यक्ति और नियुक्त करें नया, और उसको हम क्या 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 कार्य सौंपेंगे? आप लेखा परीक्षण का। जिससे क्या होगा? यह सारा जो कार्य है वो निष्पक्ष हो जाएगा, एकदम क्लियर होगा मामला। क्लियर? समझ में आ गई बात? कि यहाँ पर ये बात हुई हमारी कि सीएजी का कार्य जो था 1950 से 76 तक, तो ये दोनों कार्य करता था। लेखांकन करता था, अर्थात उस पैसे का पूरा हिसाब किताब रखता था, और 1976 तक ही वही व्यक्ति सीएजी उस हिसाब किताब की पूरी क्या करता? जांच करता था। क्लियर? 1976 में इन दोनों कार्यों में विभाजन की मांग उठी, मैंने आपको अभी बता दिया। फिर क्या हुआ कि 1976 तक जब मांग उठी तो सरकार ने क्या किया? बात को समझे। 1976 तक इस कार्य के बारे में मांग उठी कि भाई जो कार्य है इन दोनों कार्यों को क्या कर दिया जाए? विभाजन कर दिया जाए, कार्यों को बांट दिया जाए। तब 76 के पश्चात, 1976 के पश्चात इस संबंध में राज्यों से भी कहा गया
कि आप क्या करें, राज्यों से भी कहा गया कि हम जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य है उसको बांटना चाहते हैं, लेखांकन का कार्य किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं और लेखा परीक्षण का कार्य किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं। लेकिन जो भारत की जो राज्य सरकारें थी वह राज्य सरकारें इस बात पर सहमत नहीं हो पाई, एग्री नहीं हो पाई। तो क्या किया केंद्र सरकार ने कि केंद्र के लिए तो इस कार्य को बांट दिया, केंद्र सरकार ने केंद्र के लिए तो इस कार्य को बांट दिया। देखिए बात का ध्यान रखिए कि सीएजी जो है वो पूरे भारत के लिए कार्य करता है, भारत का जो राजस्व है उसका भी हिसाब किताब रखता है। इसके साथ साथ जो पूरे राज्यों का राजस्व है, हर राज्य का, उस राज्य से राज्यों के राजस्व का भी हिसाब किताब रखता है। तो जब इसकी मांग उठी कि भाई इस कार्य को बांट दिया जाए, लेखांकन को अलग कर दिया जाए, लेखा परीक्षण को अलग कर दिया जाए, तो 1976 में क्या किया गया कि केंद्र सरकार में लेखांकन और लेखा परीक्षण का कार्य अलग अलग कर दिया गया। और जो सीएजी था उसको 1976 के बाद 1976 के बाद केवल एक ही कार्य दिया गया और वह कार्य दिया गया लेखा परीक्षण का। इसका कार्य दिया गया लेखा परीक्षण का, अर्थात आपको क्या करना है, जो हिसाब किताब है उसकी क्या करनी, सिर्फ जांच करनी। सिर्फ लेखा परीक्षण का कार्य दिया गया और लेखांकन का कार्य करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि लेखांकन का कार्य किसको दिया है वह हम आगे देखेंगे। जो सीएजी है उसको केंद्र सरकार में केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य दिया, क्लियर। जबकि राज्य सरकार में यह सीएजी लेखा परीक्षण के साथ साथ लेखांकन का भी कार्य करता था, क्योंकि राज्य सरकार ने मना कर दिया। राज्य सरकार ने इस बात को मानने से मना कर दिया। तब क्या किया गया कि केंद्र सरकार ने तो क्या किया कि जो सीएजी था उसको सिर्फ लेखा परीक्षण का ही कार्य दिया। लेकिन वह 1950 से राज्य सरकार के लिए 1950 से वर्तमान समय तक जो सीएजी है वह लेखांकन के साथ लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता है। जबकि केंद्र सरकार के लिए 1950 से 1976 तक दोनों कार्य करता था और 1976 से वर्तमान तक केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य करता है। एक ही व्यक्ति है, केंद्र सरकार के लिए अलग कार्य करता है जबकि राज्य सरकार के लिए अलग कार्य करता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखें आप नेक्स्ट एग्जांपल, इसी बात को समझे आगे। अर्थात यह 1976 से केंद्र सरकार के लिए लेखा परीक्षण का कार्य कर रहा है। 1976 से जो सीएजी है वह केंद्र सरकार के लिए किसका कार्य कर रहा है, लेखा परीक्षण का, ऑडिटिंग का, अर्थात जो हिसाब किताब है उसकी क्या कर रहा है, जांच कर रहा है वर्तमान समय तक। और इससे पूर्व यह केंद्र सरकार के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों कार्य करता था। देखो 1976 से पहले तो दोनों कार्य करता था, लेकिन 76 के बाद इसका जो है केंद्र में काम बांट दिया गया और केंद्र में इसको केवल एक ही काम दिया और वह क्या था, लेखा परीक्षण का, क्लियर। लेकिन राज्य में मामला अलग था। राज्य सरकार के लिए 1950 से लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों कार्य सीएजी ही करता है, क्लियर है बात। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इसका कार्य। आगे देखें अनुच्छेद 150, आगे देखते हैं अनुच्छेद 150। और अनुच्छेद 150 के अनुसार सीएजी की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है, लेखा प्रारूप का निर्धारण करता है। अर्थात जो लेखा जोखा रखना है हमें हिसाब का, उसका जो प्रारूप होगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, उसके स्ट्रक्चर की जो सिफारिश है वह किससे करता है, राष्ट्रपति से। किससे करता है, राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति एक लेखे जोखे का जो हमें हिसाब किताब रखना है उसका पूरा एक प्रारूप निर्धारित करके उसे जारी करता है। तो इसकी सिफारिश कौन करता है, सीएजी करता है। किसे करता है, राष्ट्रपति को करता है, अनुच्छेद 150 के तहत। आगे देखें अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 के अनुसार सीएजी जो है अपनी जो रिपोर्ट होगी, सीएजी क्या करेगा, लेखांकन करेगा। लेखांकन के पश्चात एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो सीएजी क्या करता है, अनुच्छेद 151 के अनुसार अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति क्या करता है, उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। अर्थात लोकसभा में भी उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और राज्यसभा में भी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और उसको सारा हिसाब किताब बताता है कि इतना राजस्व इकट्ठा हुआ, जो राजस्व इकट्ठा हुआ उसमें से इतना पैसा तो है हमें इस उद्देश्य के लिए खर्च किया, इतना पैसा इस उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्यों के लिए पैसा खर्च किया, उसका हिसाब देगा। इसके अलावा बताएगा कि कितना पैसा जो रिजर्व बचा हुआ है, सरकार के पास कितना पैसा एकत्रित है शेष, उसके जो है हर वर्ष उसका हिसाब दिया जाता है। ये होते हैं सीएजी के कार्य। तो यहाँ पर सीएजी के दो कार्य देखें, एक तो लेखांकन और एक लेखा परीक्षण। लेखांकन जो होता है हिसाब किताब रखना और लेखा परीक्षण उस हिसाब किताब की क्या करना, जांच करना, क्लियर। 1976 तक यह व्यक्ति सीएजी जो है केंद्र सरकार के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता था और राज्य सरकार के लिए 1950 से 1950 से वर्तमान तक लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कर रहा है। लेकिन 1976 में केंद्र सरकार ने इस कार्य को विभाजित कर दिया और सीएजी को सिर्फ एक ही काम दिया और वह था लेखा परीक्षण करना, अर्थात ऑडिटिंग करना। और लेखांकन का कार्य किसी अन्य व्यक्ति को दिया, उसके बारे में अब आगे देखेंगे। देखिए साहब आगे
सीएजी की इस रिपोर्ट पर, अब सीएजी क्या करता कि अपनी रिपोर्ट देता राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे क्या करता, संसद के समक्ष प्रस्तुत करता। तो सीएजी जब की रिपोर्ट जब संसद में पहुंचती तो संसद की वित्तीय समिति, संसद की एक समिति होती थी, जो वह समिति होती थी वित्तीय समिति, और उस वित्तीय समिति का नाम क्या था, लोक लेखा समिति। क्या नाम था, लोक लेखा समिति, पब्लिक ऑडिटिंग कमेटी पीएसी। वह समिति क्या करती, इस रिपोर्ट की वापस जांच करती। देखो सबसे पहले सीएजी ने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा, राष्ट्रपति ने संसद में प्रस्तुत किया, और संसद की वापस एक समिति होती है, जो वित्तीय समिति होती है संसद की, उसकी समिति का नाम है लोक लेखा समिति। वह लोक लेखा समिति क्या करती, इसकी जांच करती। लेकिन आगे देखें, जब जांच होती है इस रिपोर्ट की, और इस जांच रिपोर्ट में जब इस लोक लेखा समिति को कहीं कोई फैक्ट समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वह लोक लेखा समिति क्या करती है, सीएजी को वापस बुला सकती है। लोक लेखा समिति क्या करती है, सीएजी को वापस बुलाती है और उससे उन चीज़ों को स्पष्ट करवाती है। क्लियर, आगे देखिए साहब, इस समिति में कुल कितने मेंबर्स होते हैं, तो यह जो लोक लेखा समिति होती है, जिसे पीएसी कहा जाता है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य तो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको कि सबसे पहले सीएजी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने संसद में रखी, संसद की एक लोक लेखा समिति होती है, वित्तीय समिति होती है, वह इसकी क्या करती है, जांच करती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से, और ये जो 22 सदस्य मिलकर क्या करते हैं, इस रिपोर्ट की जांच करते हैं। क्लियर, फिर मैंने बताया कि इस रिपोर्ट की जांच के दौरान अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो सीएजी को बुला सकते हैं। इसलिए सीएजी को इस लोक लेखा समिति का मित्र एवं दार्शनिक कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति का मित्र एवं दार्शनिक कौन है, तो वो होगा सीएजी। इस समिति को सीएजी का मित्र एवं दार्शनिक कहा जाता है। क्योंकि संसद इसकी जांच के दौरान सीएजी को सहायता हेतु बुला सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा सीएजी के कार्यों के बारे में। इसी के साथ साथ हमने देखा कि लोक लेखा समिति के बारे में देखा, लोक लेखा समिति के सदस्यों के बारे में देखा। आगे बात करते हैं। देखो अब हमने क्या किया कि 1976 में सरकार ने सीएजी के कार्य को विभाजित कर दिया। सीएजी को सिर्फ एक ही कार्य दिया और वह था लेखा परीक्षण। क्या दिया था, लेखा परीक्षण। क्लियर, तो एक कार्य और बच गया था, अकाउंटिंग का। कार्य क्या बच गया था, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का कार्य अब कौन करेगा, तो उसके संदर्भ में देखें कि वर्ष 1976 से सीएजी के लेखांकन के कार्य को पृथक करके, यानी लेखांकन का कार्य क्या कर दिया, अलग कर दिया, और पृथक करके हमने किसको सौंप दिया, एक नया पद बनाया, और वह पद क्या कहलाया, सीजीए। क्या कहलाया, सीजीए, जिसे कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और उस पद को सृजित करके हमने उस व्यक्ति को, एक नया व्यक्ति अपॉइंट किया, उसको दे दिया, नाम दे दिया सीजीए, और उसको क्या काम दिया, हमने लेखांकन का कार्य सौंप दिया। कब, 1976 में। क्लियर, तो जो लेखांकन का अर्थात जो अकाउंटिंग का है, हिसाब किताब को बनाने का कार्य तो कौन करता है, सीजीए, और हिसाब किताब को जांचने का कार्य कौन करता है, सीएजी करता है। क्लियर है बात, आगे देखिए साहब। यह सीजीए भारत सरकार के व्यय का लेखांकन करता है, अर्थात सरकार ने जो पैसा खर्च किया है उसका क्या करता है, हिसाब किताब रखता है, उसकी पूरी क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। सीजीए अकाउंटिंग करता है, ध्यान रखिए, सीजीए और सीएजी अलग अलग नाम हैं। तथा सीएजी भारत सरकार के लिए लेखा परीक्षण करता है। भारत सरकार के लिए क्या करता है, लेखा परीक्षण। देखो भारत सरकार की बात करेंगे, केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग का कार्य करता है सीजीए। क्लियर, और उस अकाउंटिंग की जांच कौन करता है, अकाउंटिंग की ऑडिटिंग कौन करता है, सीएजी का। यह तो बात हुई केंद्र सरकार की। और राज्य सरकार के लिए लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण अर्थात ऑडिटिंग, दोनों कार्य सीएजी स्वयं करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दी थी। आगे देखें, भारत के पहले सीएजी की बात करते हैं कि सबसे पहले सीएजी कौन थे, तो भारत के पहले सीएजी में नाम आता है नरहरि राव का। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि भारत के पहले सीएजी कौन थे, तो नरहरि राव थे। और वर्तमान में सीएजी कौन है, तो वर्तमान में 13वें क्रम के सीएजी है और उनका नाम है राजीव महर्षि। वर्तमान में सीएजी कौन है, राजीव महर्षि। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सीएजी की कार्यवाही पूरी देखी। कौन होते हैं सीएजी, इनका कार्य क्या है, इनके कार्य मैंने देखी, 2 कार्य बताए आपको, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। 1950 से 76 तक ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करते थे। 1976 में इस कार्य को पृथक कर दिया गया और केंद्र में 1976 में एक नया पद सृजित किया गया और उस व्यक्ति को नाम दिया गया सीजीए। और सीजीए को क्या कार्य दे दिया हमने, सिर्फ अकाउंटिंग का।
और ये ऑडिटिंग का जो कार्य था वह किसे सौंपा गया, CAG को। क्लियर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पूरा CGA के बारे में देख लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।